दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके जीआईसी एलटी ग्रेड और लेक्चरर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यहां पर देख रहे हैं डे 18 जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां आपके सामने है, जो आपको पर डे शाम को 6 बजे हमारे इसी चैनल पर मिल जाता है। जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एक परीक्षा हुई थी 2018 में एलटी ग्रेड की, उसी पैटर्न पर 30 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ। जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ही द्वारा जो जीएस का पोर्शन है, जो प्रत्येक अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उनके जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन है और उसी रेशियो में दिया जाता है जैसा 2018 के एग्जाम में दिया गया था। आप चाहते हैं कि इसका जो मैं पढ़ाता हूं इसका पीडीएफ, तो निश्चित तौर पर आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें, जिसमें पीडीएफ मैं दे देता हूं और बहुत अच्छे तरीके से पीडीएफ बनाई गई है, जिससे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार पीडीएफ के माध्यम से आप जो है रिविजन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। आपको ज़्यादा फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी तैयारी पर्याप्त होती है। इसमें यही सारे विषय शामिल हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? 4 विकल्प हैं। पहला है राधाकांत देव, दूसरा है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने, और तीसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, चौथा है चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है, तो 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है कि कौन विकल्प सही है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी, जी हाँ, हेनरी लुइस विलियन डेरोजियो। जी हाँ, यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1828 में। कब हुआ था? 1828 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इसकी जो मुख्य मुद्दे थे इस आंदोलन के, वह था प्रेस की स्वतंत्रता और जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा। रैयत माने आप कह सकते हैं जो किसान हैं, ठीक है, किसानों की सुरक्षा की बात की गई थी, और सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार देना इस यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1975 यानी 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शन है। पहला है जाकिर हुसैन, दूसरा है बीबी गिरी, तीसरा है फखरुद्दीन अली अहमद और चौथा है नीलम संजीव रेड्डी। जी हाँ, तो इस में से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो इसमें सही विकल्प है फखरुद्दीन अली अहमद। जी हाँ, ये आपका तीसरा विकल्प सही है। भारत में जो 1975 और 1977 के दौरान, यानी 1975 और टू 1977 के दौरान जो आपातकाल लगाया गया था, घोषणा की गई थी, वो किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी, उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उन्होंने किया था। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे हमारे, फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल की दृष्टि से समझिएगा, इसीलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। चौथा, इसमें 4 विकल्प हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चाड, अल्जीरिया और नाइजीरिया। तो इसमें जो चौथा, आप चारों विकल्पों में से एक विकल्प यानी अल्जीरिया सही है। ठीक है, अब नाइजीरिया भी कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन नाइजीरिया जो है जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बड़ा देश है। नाइजीरिया जो है जनसंख्या में अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, और ये अल्जीरिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को एक बार फिर से। यहाँ पर अल्जीरिया आपका सही आंसर है। अब जो है, और नाइजीरिया आपका जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का, और अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशल्स है। कौन है? सेशल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है। तो सही विकल्प है बी, जी हाँ, बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर श्वास की गति तेज हो जाती है। उसका कारण क्या है समझिएगा। जब आदमी कोई लगातार काम कर रहा है, दौड़ रहा है, तो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं, और इसकी वजह से व्यक्ति हांफने लगता है, थकावट महसूस करता है, और आराम करने पर ऑक्सीजन की पूर्ति होने पर स्थिति सामान्य हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेपो दर वह दर है जिस पर, यानी रेपो दर की बात की गई है, इसमें कौन सा दर है? बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, पहला विकल्प। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को उधार देता है। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है बी, जी हाँ, जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो बैंकों पर उधार जिस दर से देता है उसको रेपो दर कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा।
और इसको देने का मतलब ये होता है जो है लिक्विडिटी बनाए रखना, ठीक है। आरबीआई जो हमारी जो है छोटे समय के लिए, कम समय के लिए जो वाणिज्यिक जो हमारे कमर्शियल बैंकें हैं उनको जो जिस रेट पर जो है ब्याज यानी पैसे दिए जाते हैं, ऋण दिए जाते हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। और यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। ध्यान से एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन जाता है, रिवर्स रेपो दर क्या है? रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई क्या करती है? आरबीआई खुद ही लोन लेती है। किससे? किससे? इन्हीं बैंकों से, जो कमर्शियल बैंकें हैं उनसे कुछ समय के लिए जो पैसा लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? नहीं गुजरेगा भैया, आप देख लीजिए। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है ये लखनऊ से शुरू होता है, लखनऊ के चाँद सराय से, और गाजीपुर तक लगभग 341 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है। और ये कहाँ से होकर गुजरता है, इसमें आपको बताना है। 4 विकल्प है, कहाँ से नहीं गुजरता है चारों विकल्पों में से? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो इसमें जो है जो सही आंसर है आपको बताना है, तो इसमें बस्ती से नहीं गुजरता है, ठीक है, यही आपका सही आंसर है। तो ये लखनऊ से शुरू होता है, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फिर अयोध्या जिसे फैजाबाद कहा जाता है, होते हुए अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, फिर गाजीपुर जाकर पहुंचता है। तो यानी बस्ती से नहीं गुजरता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या? मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? अब देखो, किसानों से टैक्स वसूल करना, आय व्यय का लेखा करना और न्याय देना, या भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। तो मीर बख्शी का कार्य जो था वो क्या करना था? यहाँ पर भू राजस्व जो अधिकारी थे उनका पर्यवेक्षण करता था भैया। सही विकल्प ये सही है, डी। तो मुगल शासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, लेकिन उसके कुछ और कर्तव्य थे। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना, सैनिकों के वेतन व संगठन की देखभाल करना, शस्त्र, वस्त्र, घोड़े, रसद का प्रबंधन करना, मासिक वेतन निर्धारण, मतलब कुल मिला के ट्रेजरी वाला काम। इसको मनसबदारी व्यवस्था के कारण इसके अधिकार बहुत बढ़ गए थे, ठीक है। इसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा स्वयं की जाती थी, यानी ये इस एक बहुत बड़ा पावर रखता था मीर बख्शी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? विकल्प देखिएगा, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 42, यानी जो है मिक्स कर दिया मैंने। तो यहाँ पर 41, 43, 42, 44 कौन विकल्प इसका सही है? यानी ये समान नागरिक संहिता, जिसको यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, वो किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल से संबंध रखता है? तो यहाँ पर सही विकल्प है अनुच्छेद 44। जी हाँ, अनुच्छेद 44 सही है। यानी संविधान का भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 कौन? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसके अंतर्गत जो 44वां अनुच्छेद है उसमें राज्य का कर्तव्य है कि पूरे भारत में जो मतलब उसके पूरे प्रदेश में भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम का पर विचार कीजिए, कि मतलब इनका कौन सी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम से धीरे धीरे पूर्व की ओर आपको क्रम लगाना है, यही बताना है। तो इसमें 4 विकल्प है दिया गया है, बेतवा, केन, सिंध और चंबल। वो सिंधु घाटी वाला, वो सिंधु नदी नहीं है जो पाकिस्तान के बॉर्डर वाला, ये छोटी सी एक सिंध नदी है, तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो है जो कूट बनाया गया है वह है, आप देख रहे हैं 4312 और 1234, 3214, 32314। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है, इसका सही विकल्प है ए। जी हाँ, तो ए के हिसाब से चंबल, ठीक है, 4 नंबर पे, उस पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद 3, फिर सिंध का नंबर आता है, फिर उसके बाद 1 यानी बेतवा का नंबर आता है, फिर केन का। तो ये होता है पश्चिम से पूर्व का क्रम। पहले पश्चिम में चंबल, फिर उसके बाद सिंध, फिर उसके बाद बेतवा, फिर उसके बाद केन। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? 4 विकल्प हैं। आप जानते हैं जापान को निप्पन या सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश,
और पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो इसके जो 4 द्वीप हैं उत्तर से दक्षिण सही क्रम में कौन से विकल्प में लगे हैं वो आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका जो सही विकल्प है वह है तीसरा। जी हाँ, इसमें जो सही विकल्प है वो तीसरा है। तो इस जैसे क्या है, होकाइडो, हुन्सु, शिकोशु, क्योशु, ये आपका सही विकल्प है, नाम वजीब है। और लगभग यहाँ पर 3900 द्वीप हैं, कहाँ, जापान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? 4 विकल्प आपको बताना है। पहला है खनन, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है बिजली, चौथा है प्राथमिक वस्तुएं। तो इसमें सबसे अधिक भार किसका है? तो ये जो सही विकल्प है इसका सी, जी हाँ, बिजली का सबसे अधिक भार है। आपको यही सही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक संकेतांक है जो एक निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन को मापता है कि मतलब क्या परिवर्तन रहा, किस तरीके से। इसका वो जो है पूरा पैरामीटर आपको बताता है, कितना घट रहा है, बढ़ रहा है, सारी चीज़ें। और इसमें जो सर्वाधिक भार है वो किस पर है? बिजली क्षेत्र पर। किस पर? बिजली क्षेत्र पर। और प्रमुख उद्योग जो इसके हैं वो कई हैं, जैसे रिफाइनरी है, उसके बाद बिजली, फिर स्टील, फिर कोयला, फिर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। साथियों, आप वीडियो को देखें, उसके साथ साथ आप क्वेश्चन को देखें कितना सही हो रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, आप लाइक, शेयर और हाइप जरूर कर दिया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, भैया हमारा जिला, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। तो सही है, जग जाहिर है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो कि हमारा गृह जनपद है, यह जो है आंवले का सर्वाधिक जो है उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 4 विकल्प हैं, इसमें आपको बताना है। हड़प्पा जैसे है दया साहनी, तो मतलब हड़प्पा एक सभ्यता है और इसकी खुदाई को किसने करवाया था, उसी को आपको सही सुमेलित कौन नहीं है इसी चीज़ को बताना है। तो इसमें चारों विकल्पों में आपको देखना है। पहला है हड़प्पा, दया साहनी, दूसरा है लोथल, SR राव, तीसरा है सुरकोटदा और इसके हैं JP जोशी, और चौथा है धौलावीरा BK थापड़। तो इसका जो सही विकल्प है वह है डी। जी हाँ, यानी ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब तो सही। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, और लोथल की किसने किया? SR राव ने, सुरकोटदा का JP जोशी ने कराया, लेकिन धौलावीरा का खोज 1967, कब? 1967-68 के आसपास में इसका हुआ था। और JP जोशी ने, इन्हीं साहब ने इसका भी खोज करवाया था। किसका? धौलावीरा का। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि अलग अलग ट्रिक लग जाता है तो कन्फ्यूजन। अरे यार, इतना कन्फ्यूज ना हुआ करो, बहुत साफ शब्दों में समझा रहा हूँ भाई। JP जोशी ही खोज किए थे, किसका? धौलावीरा का। ठीक है, तो खोज मतलब खुदाई कराए थे कि यह धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 14वां, प्राचीन भारत के में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? 4 विकल्प: सातवाहन, शक, कुषाण, पार्थियन। तो भैया सोने के सिक्के चलाए गए थे, किसके द्वारा वो आपको बताना है। 4 विकल्प मैंने पढ़ दिए, एक इसमें जो सही है उसको आपको बताना है। कुषाण। क्या है? कुषाण। प्राचीन भारत में सर्वाधिक हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, लेकिन नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाले शासक कौन थे? कुषाण। कौन थे? कुषाण। और सबसे पहले स्वर्ण सिक्के कुषाण शासक के भीम कडफिसेस ने चलवाए थे। और इसके बाद कुषाण का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, तथा उसके उत्तराधिकारी शासकों ने सोने की मुद्राएं चलवाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्मस्थल था? गुरु नानक का जन्मस्थल अमृतसर, नाभा, ननकाना और नांदेड़। ध्यान से समझिएगा। इसका जो सही विकल्प है वह है ननकाना। क्या है? ननकाना। तो गुरु नानक साहब का जन्म ननकाना में हुआ था। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 यानी 15 अप्रैल 1469 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। और इसी दिन जो है गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। और इनका जन्म स्थान जो है तलवड़ी गांव के, जो रावी नदी के किनारे, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में अब है, जो है आगे चलकर इसी तलवड़ी का नाम जो बदलकर ननकाना साहिब पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर है ननकाना
ठीक है। और इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी, और गुरु अंगद देव लहना को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? एक बात और ध्यान से समझिए मित्र, इसको पढ़ने के बाद पीडीएफ के माध्यम से एक बार आप जरूर रिवीजन किया करें। अगर आपने अभी तक पीडीएफ ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, इतना महंगा नहीं है, ठीक है। निश्चित तौर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, पहला है लाहौर अधिवेशन, दूसरा है बम्बई अधिवेशन, तीसरा है दिल्ली अधिवेशन, चौथा है कलकत्ता अधिवेशन। तो इसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी पाकिस्तान राष्ट्र की का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ, किस अधिवेशन के थ्रू शुरू हुआ, तो ये बताया गया है इसमें। तो ये है लाहौर अधिवेशन। कौन सा? लाहौर अधिवेशन 1940 में। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष उस समय जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है घोषणा की, और उनका मुख्य बिंदु ये था कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है बल्कि एक राष्ट्र है, और राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र और स्वदेश आवश्यक है। इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है, और यही से पाकिस्तान देश की जो अलग देश की भूमिका बनना शुरू हो गई। इसने जो है भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? 4 विकल्प है, रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किरवाई पेज, लुई फिशर। तो चारों विकल्पों में सही आंसर है यहाँ पर वेब मिलर। जी हाँ, वेब मिलर अमेरिकी पत्रकार थे। दांडी मार्च के दौरान इन्हें गांधी जी जो है अपने साबरमती आश्रम में ठहराए, और इन्होंने धरसाड़ा सत्याग्रह में पुलिस की जो बर्बरता थी उसका आंखों देखा हाल पूरी दुनिया तक इन्होंने पहुंचाया। किसने? वेब मिलर ने। और लोगों के सामने उजागर किया कि ब्रिटिश सरकार जो है कितनी बर्बरता करती है भारतीयों पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? 4 विकल्प हैं यहाँ पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण एवं अधिकार परीक्षा। बंदी प्रेक्षीकरण यानी हैवियस कार्पस, जिसको इसमें कहने का मतलब यह है, एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ पर भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? तो ये है सही विकल्प, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कार्पस, ठीक है। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च व उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं, और जिसमें 5 प्रकार की रिटें हैं, जैसे हैवियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण या अधिकार परीक्षा, इस तरीके का है। और इसके थ्रू जो है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा सचिवालय निम्न में से किसके सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है? ठीक है, किसके सीधे पर्यवेक्षक? लोकसभा सचिवालय की बात हो रही है, ठीक है। गृह मंत्रालय के, संसदीय कार्य मंत्रालय के, भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष। तो जैसा कि लोकसभा सचिवालय है तो समझ लीजिए यही सही है आपका, लोकसभा अध्यक्ष के ठीक उसके अंडर में आता है। लोकसभा सचिवालय एक स्वतंत्र निकाय है और यह सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करता है, ठीक है। अध्यक्ष को उसके संवैधानिक व सांविधिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में तेल शोधन कारखाना नहीं है? ध्यान समझिएगा भैया, तेल शोधन कारखाना किस बंदरगाह में नहीं है? बंदरगाह माने पोर्ट। यहाँ पर कोचीन, चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही विकल्प है वह है कांडला। जी हाँ, कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। यह आपका सही विकल्प है और यह गुजरात में है। बाकी तीनों, चाहे चेन्नई हो, कोचीन हो, विशाखापट्टनम हो, इनमें क्या होता है कि यहाँ पर तेल शोधक बंदरगाह ये हैं। ये कांडला जो है रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पहला है देवरिया, दूसरा है झांसी, तीसरा वाराणसी, चौथा है गोरखपुर। तो 4 विकल्पों में सही है झांसी। जी हाँ,
आपका बी आंसर सही है, झांसी। और यह कब स्थापित किया गया था? 1962 में। कब? 1962 में। इसका उद्देश्य था चारा उत्पादन व उपयोग पर अनुसंधान, ठीक है, और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करना, समन्वित विकास में योगदान देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है क्या? कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, जल चक्र में। तो 4 विकल्प है भैया, इसमें जो डी ऑप्शन है यही आपका सही है, जल चक्र में। जी हाँ, सौर ऊर्जा की प्रमुख भूमिका जल चक्र में है, ठीक है। अब इसकी प्रक्रियाएं क्या होती है? जलाशयों से वाष्पीकरण करते हैं और पौधों में वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है। जलाशयों से जो जल लेकर के पौधों में वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प का संघनन होता है और वर्षा द्वारा जल का पुनः पृथ्वी पर आगमन हो जाता है, समझ लीजिए, ठीक है। ये जल चक्र सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, और वर्षा नहीं होगी तो सब खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं, रक्त दाब मापने का यंत्र यानी बीपी नापने का जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं भैया? रक्त दाब मापन यंत्र, टैकोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर और एक्टियोमीटर, बैरोमीटर। 4 विकल्प है, इसमें सही है आपका क्या उसको बताना है, तो इसमें सही विकल्प है स्फिग्मोमैनोमीटर। जी हाँ, ये धमनी का रक्तचाप आप नापता है। और जो ये टैकोमीटर है भैया, ये किस काम में आता है? ये मोटर वोट या वायुयान की गति नापता है। कौन? टैकोमीटर, ठीक है। अब हम एक्टियोमीटर की बात कर लें। एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता को मापता है। किसको मापता है? सूर्य किरणों की तीव्रता को। और बैरोमीटर क्या करता है? इसका भी तो कोई काम होगा, वायुमंडलीय दबाव को मापता है। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो बी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु आपको बताना है। लोहा के साथ जैसे धब्बा रहित लोहा बने, ठीक है। 4 विकल्प हैं, एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको सही विकल्प सही बताना है। तो इसका बी विकल्प सही है, यानी क्रोमियम। जी हाँ, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, यानी स्टेनलेस स्टील बराबर स्टील प्लस 12% क्रोमियम और प्लस 1% निखिल प्लस 5% कार्बन, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, इस जंग नहीं लगता है। और इसका प्रयोग खास करके बर्तन बनाने, छुरी, कांटा, ये सब बनाने में, नहीं तो रोज जंग ही लगा रहे तो फिर आदमी परेशान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है किसका? वसा का, प्रोटीन का, विटामिन ए का, विटामिन डी का। तो 4 विकल्प है, इसमें से आपको एक आंसर बताना है। तो सही विकल्प है यहाँ पर आपका विटामिन ए का। जी हाँ, विटामिन ए का गोल्डन धान एक बहुत अच्छा स्रोत है। और गोल्डन धान जो है शरीर में विटामिन ए प्रोवाइड करता है, जिसकी खोज की तकनीक जो थी पिटूनिया पौधे से जीन लेकर धान में प्रविष्ट कराया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से ग्राफिकल पैकेज है क्या? कोरेल ड्रा, MS एक्सेल, MS वर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वह है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा क्या है? कोरल ड्रा। जी हाँ, ये आपका सही विकल्प है। ग्राफिकल पैकेज बराबर प्रोग्राम जिनसे इमेज बनाई जाती है, संशोधित की जाती है, और जैसे MS पॉइंट, एडोबी फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ठीक है। यही आप इसका सही विकल्प है ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी? विकसित है, अविकसित है, विकासशील है या पिछड़ी हुई है? तो सही विकल्प है इसका सी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल जीवन मिशन योजना के किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? जल जीवन, यही भैया जो पानी घर घर पहुंचाया जा रहा है, नल जल जीवन मिशन, ये किसकी वजह से मतलब किस योजना के अंतर्गत आया था? तो ये है आपका विकल्प, इसमें 4 हैं, 2019-20, 22-23, 20-21, 21-22। तो इसका जो सही विकल्प है वह है ए, यानी आयोग ने सही विकल्प तो ए है, क्या है? ए, यानी 2019-20। लेकिन आयोग ने जो है वो जो क्वेश्चन माना है इसमें, उसको मेंस UPPCS मेंस 2021 में पूछा गया था, तो इसको 21-22 माना, यानी डी विकल्प को सही माना है। तो हालांकि जो सही है उसको आपको मानना है, गाहे बजाय आयोग सही कर ही लेगा। केंद्रीय बजट 2019-20 में इसका उल्लेख किया गया था और इसका लक्ष्य था कि 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को पाइपलाइन से जलापूर्ति करना है। बजट इसका 2021-22 में दिया गया था जल जीवन मिशन यानी शहरी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको लेना है, वो है यानी इस योजना का वित्तीय वर्ष केंद्रीय बजट घोषित किया गया था कब?
बीज के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ललित एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसकी? सेब की, आम की, अमरूद की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है अमरूद की। जी हाँ, अमरूद की। अमरूद की जो है एक प्रजाति है ललित, और इलाहाबादी सफ़ेदा, आरका मृदुला, श्वेता, ये सब अमरूद की उन्नत किस्म की फसलें हैं। और आम की जो फसलें उन्नत किस्म की हैं जैसे हापुस, जर्दालू, अल्फाशो, ये सब आम की अच्छी फसलें मानी जाती हैं, प्रजाति मानी। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो है देते हैं क्वेश्चन, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग, थानेश्वर। 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है। तो सही विकल्प है कन्नौज। जी हाँ, कन्नौज। आप जानते हैं हर्ष ने अपनी बहन राजश्री के आग्रह पर कन्नौज की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया था, और अपनी राजधानी भी थानेश्वर से, उसकी राजधानी थानेश्वर थे, वहाँ से कन्नौज हस्तांतरित किया, और फिर जो है कन्नौज उसको अपनी पूरी कंप्लीट राजधानी बना लेता है। ठीक है, हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा था। इसके विषय में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, और आप इसको नियमित करें, निश्चित तौर पर आपके लिए आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होगा। इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल इसकी जो बाकी पीछे की जो प्रैक्टिस सेट है उनको आप ज़रूर देखें और प्रैक्टिस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।